हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। ओके, और ये डिस्कशन होने के बाद अब आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो आप से मेरी दरख्वास्त होगी कि आप लोग उसको ज़रूर सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद हमारे जो एप्लीकेशन है उसी के थ्रू आपको मिलेंगे। और आपको क्या करना है कि आप जब कोई चीज़ सॉल्व कर लेना तो उसको अपने मोबाइल से उसका स्नैपशॉट लेना और उसको फिर उसी में फॉरवर्ड कर देना, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप कर रहे हैं। कुछ बच्चे करते हैं तो वो भेजते हैं, तो इससे हमें अच्छा लगता है कि भाई बच्चे डेडिकेटेड हैं, उनको समझ में आ रहा है, वो करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आप हम देते रहें, आप लिखते रहो, कोई मतलब नहीं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कोई फील नहीं आने वाली, ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। कहता है कि सेल्सियस स्केल में इसको कन्वर्ट करो। किस में दिया है भाई? वो केल्विन में दिया है। तो मैंने आपको कन्वर्जन के लिए एक दो फॉर्मूलेज बताए थे ना, कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन मैंने अब बताए थे। तो वो रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे कहता है कि भाई 293 केल्विन को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? तो अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है, केल्विन दिया होता है, तो आप लोग क्या करते हो, उसमें से 273 माइनस कर देते हो। 273 केल्विन माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दिया हुआ है 293 केल्विन, तो माइनस किया 273 केल्विन, तो क्या मिल गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया, समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है 470 केल्विन को चेंज करो भाई। तो 470 केल्विन माइनस 273, ये कितना आएगा? सेपरेट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो आपको बस क्या याद रखना है कि अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में 273 माइनस कर देना है। ओके, अब देखो अगला कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। यहाँ पे आपको किस में करना है? केल्विन स्केल में करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसी का अपोजिट, यहाँ पे आपने सेपरेट किया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर देते हैं भाई। तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा, इसको बदलना है केल्विन स्केल में। तो आप क्या करोगे? 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 298 केल्विन। ओके, ऐसे ही सेकंड देख लीजिए। सेकंड में कह रहा है 373 डिग्री सेल्सियस को आपको बदलना है केल्विन में, तो 273 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 646 केल्विन। ओके, तो ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भाई कि नेप्थलीन की जो बॉल्स होती है, जो नेप्थलीन की बॉल्स होती है, डिसअपियर्स विथ टाइम, कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाती है, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, बिना कुछ सॉलिड लीव किए, मतलब कोई चीज़ बचता ही नहीं है। जैसे कोई चीज़ आप जलाते हो तो राख बचती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में आता है लेकिन ये कुछ बचता ही नहीं, कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि नेप्थलीन की जो बॉल होती है वो वोलेटाइल सॉलिड है और उसके पास टेंडेंसी होती है सब्लिमेशन करने की।
सब्लिमेशन मैंने बताया था ना कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैसीय सिस्टम में। हम लोग कन्वर्जन देखते थे कि सॉलिड कुछ में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होकर फिर लिक्विड गैस में होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसके पास टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, नैप्थलीन बॉल इज वोलेटाइल naphthalene balls are volatile solid और उनके पास टेंडेंसी होती है एंड हैज अ टेंडेंसी टू सबलाइम। टेंडेंसी टू सबलाइम, सबलाइम मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, देयरफॉर इट चेंजेस इनटू वेपर्स। इट चेंजेस इनटू वेपर्स। ये किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। इट चेंजेस इनटू वेपर्स completely which disappears, completely which disappears which disappears into the air and no solid is left into the air and no solid is left। कोई भी सॉलिड नहीं बचता है। ये तो हो गया पहले का रीजन। चलो भाई आगे चलते हैं। दूसरा देखो क्या कहता है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। आप कुछ दूरी पे बैठे होते हो फिर भी आपको परफ्यूम की महक सुनाई दे जाती है, सूंघ लेते हो। सूंघ लेते हो कैसे, आपको महक आ जाती है, कैसे आ जाती है? तो क्या होता है, क्योंकि परफ्यूम क्या है, ये भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। जैसे ये वोलेटाइल सॉलिड था, वो हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, तो ये क्या होता है, विच कैरीज प्लीजिंग स्मेलिंग इस वेपर्स। इसमें क्या होता है, स्मेलिंग वेपर्स होते हैं, मतलब जो अच्छी महक वाले वेपर्स होते हैं। तो दे डिफ्यूज़ क्वाइट फास्ट, ये बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब डिफ्यूज़ होने का मतलब है बहुत जल्दी एयर के साथ मिक्स होके एयर में फैल जाते हैं। कैन रीच टू पीपुल सिटिंग 7 मीटर्स अवे। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, आप बहुत दूर खड़े होते हैं, आपका दोस्त परफ्यूम छिड़क के आया हुआ है और पूरी क्लास में उसकी स्मेल आ जाती है। आप एकदम पीछे बैठे होते हो लेकिन पूरी क्लास में उसकी स्मेल आ जाती है। तो यही होता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रेगनेंस है वो डिफ्यूज़ हो जाता है एयर में, और एयर के पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। ठीक है, लिखेगा था फिर, द परफ्यूम कंटेन्स जो परफ्यूम होता है इसके अंदर क्या होता है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या होता है, वोलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं, विच कैरीज प्लीजिंग स्मेल, विच कैरीज प्लेजेंट स्मेल वेपर्स। ओके, दे डिफ्यूज क्वाइट फास्ट, ये बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। दे डिफ्यूज क्वाइट फास्ट, ये क्या होते हैं, बहुत तेज डिफ्यूज हो जाते हैं। एंड कैन रीच टू पीपुल, एंड कैन रीच पीपुल
सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ओके, तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भाई, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ा कीजिए, फिर उसके बाद सोचा कीजिए, फिर उसका आंसर दिया कीजिए। क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके पार्टिकल्स के बीच में लगता है उसके अलॉन्ग अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे कम फोर्स किसके बीच में लगता है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा फोर्स किस में लगता है, फिर उससे ज़्यादा फोर्स किस में लगता है। अब देखो दिया क्या गया है, वाटर दिया गया, शुगर दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था आपको कि जो गैसियस सिस्टम, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होता है। तो यहाँ पे गैस कौन है, ऑक्सीजन। इसका मतलब इसके बीच में सबसे कम फोर्स लगेगा पार्टिकल्स के बीच में, इसका मतलब सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, ऑक्सीजन। ठीक, फिर उससे बड़ा क्या आएगा, लिक्विड आएगा। लिक्विड क्या है, वाटर है। फिर क्या आएगा, फिर आपका सॉलिड आएगा जो कि क्या है, शुगर है। ठीक, ये हो गया। चलो इसका आंसर ये हो गया। अब चलो आगे, कहता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। आपको इस पे फिजिकल स्टेट बतानी है कि फिजिकल स्टेट होगी क्या। अब जैसे अगर हम पहले की बात करें, पहला हमारा दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, कोई भी जो वाटर होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट पे होगा। वाटर इज एट लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अब आ जाओ दूसरा, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज इन सॉलिड स्टेट। किस स्टेट में होगा भाई, सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन प्रोवाइडेड, ये आपको लिखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड हीट इज रिमूव्ड। हीट इज रिमूव्ड मतलब अब ये है कि जो हीट दे रहे थे वो हटानी पड़ेगी आपको। अगर हीट देते रहोगे तो फिर वो सॉलिड में नहीं बचेगी। अरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको हीट नहीं करना पड़ेगा। अगर हीट कर दिए तब तो वही फिर सॉलिड नहीं बचेगी, तो इसलिए आपको हीट को हटाना पड़ेगा। ठीक, सी पे चलो, कहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इस पे क्या होगा, वाटर इज इन गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट में होगा, लेकिन प्रोवाइडेड हीट इज कॉन्टिन्यूसली गिवन। हीट क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली उसको देते रहेंगे तब वो गैसीय स्टेट में रहेगा। अगर हीट देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, फिर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे कि ये कंडीशंस जरूर लिखेंगे। देखो कंडीशंस नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपका वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। अगर उसी वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए तो वहाँ पे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हीट आपको हटा लेनी पड़ेगी, हीट नहीं देना पड़ेगा।
और तीसरा क्या होगा कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने वाटर लिया हुआ है तो वो बॉयल हो रहा होगा और गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा होगा। अब ये कंडीशन है कि आपको हीट लगातार देते रहना पड़ेगा, तभी वो गैसियस में कन्वर्ट होगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। कहता है गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। आपको 2 रीजन देने हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। क्या है? पहला कहता है कि भाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। जो वाटर होता है वो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में होता है। अब इसके लिए 2 जस्टिफिकेशन दीजिए, क्यों होता है, आपको जस्टिफाई करना है। तो देखो, जो वाटर होता है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, सॉलिड से तो कम होता है ना। तो पहला रीज़न यही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक, और क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है एंड काइनेटिक एनर्जी इज मोर। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, किस फेज में होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं, क्योंकि वो हिल डुल सकते हैं ना, मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। लेकिन सॉलिड के बीच में स्पेस नहीं होता था, वो मूव ही नहीं कर सकते थे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती थी। तो इसलिए क्या होगा, ये लिक्विड फेज में होंगे। तो लिख लीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड काइनेटिक एनर्जी इज मोर। काइनेटिक एनर्जी इज मोर, ये ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो कम होता है, फोर्स थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा हो जाता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब आ जाओ, दूसरा क्या है, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो वही चीज़ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी हाई हो जाएगा। पहला रीजन लिख लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज टू हाई। ये क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ज़्यादा होता है। और क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज वेल काइनेटिक एनर्जी इज वेरी स्मॉल। जस्ट उसी का उल्टा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो वो सॉलिड फेज में ही बने रहेंगे। तो ये इसके रीजंस थे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों, और ये एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। जो आपका 273 केल्विन का मतलब समझ रहे हो, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होता है, इसको ठंडा करना आसान है रादर देन वाटर को। इसी टेम्परेचर पे वाटर को ठंडा करना उतना आसान नहीं जितना कि आइस को ठंडा करना आसान है, कूल करना। तो इसका रीज़न क्या होगा, आपको ये पता होगा कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट टुगेदर। बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट टुगेदर, ये साथ में मिलते हैं।
एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके आइस हो चाहे वाटर हो, ये दोनों मिलते हैं। बट द पार्टिकल इन वाटर, लेकिन जो पार्टिकल होते हैं वाटर के, बट द पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पार्टिकल होते हैं वाटर के, हैव मोर एनर्जी, हैव मोर एनर्जी, इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू आइस, कंपेयर्ड टू आइस एट दैट टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे जो आइस के पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है वो वाटर की एनर्जी से, वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी से कम होती है। ठीक है, क्यों होती है? सिंस ड्यूरिंग, जब स्टेट चेंज होता है, सिंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, from ice to water, हीट एनर्जी जो हम देते हैं इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, हैज बीन एब्जॉर्ब्ड, जितना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब हुआ वहीं उसके हीट एनर्जी के इक्वल हो जाता है। इसी का रीजन है, इतना यही रीजन होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 273 केल्विन पे जो हमारा आइस होता है वो ठंडा करना इजी होता है रादर देन उसी टेम्परेचर पे वाटर का। ठीक है, ये रीजंस मैंने लिखा दिया, इसको आप नोट कर लो, अच्छे से पढ़ लेना एक दो बार। ये मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे एक साथ चीज़ें हो रही हैं तो आप एक साथ इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? कौन ज़्यादा आपको घातक होगा, सीवियर, ज़्यादा खतरनाक जलाएगा, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? तो क्या होगा कि स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न। रीजन मैं अभी देता हूँ, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न। ज़्यादा सीवियर बर्न कौन देगा आपको? स्टीम देगा। क्यों देगा? इट इज बिकॉज क्यों देगा भाई? इट इज बिकॉज 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 373 केल्विन, स्टीम एट 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी केल्विन को स्केल सेंटीग्रेड बदलना सिखाया ना कि 1 ग्राम स्टीम जो आप लेते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर बॉयल होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टीम बनेगी। तो 1 ग्राम अगर स्टीम लेते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कंटेन्स 2260 कंटेन्स 2260 जूल एनर्जी ऑफ हीट एनर्जी। in the form of, किस फॉर्म में हीट एनर्जी होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
1 gram of steam at 373 Kelvin contains 20 to 60 joule of heat energy in the form of latent heat of vaporization. ये क्या होता है? As compared to water, at 373 Kelvin, इस टेम्परेचर पे जो वाटर का होगा जो एनर्जी होगी वो कम होती है। इज लेस, वेपराइजेशन इज मोर एज कंपेयर टू वाटर एट 373 केल्विन। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये 20 to 60 जूल जो हीट एनर्जी हो रही है ये बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर एट 373 केल्विन। जो बॉइलिंग हो रहा है वाटर का उस टेम्परेचर पे जो पानी खौलता हुआ होगा उसके पास एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, इसके पास लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी। इसकी वजह से ये आप क्या हो जाता है, आप ज़्यादा सीवियर बर्न आपको होगा। ठीक है, दस स्टीम प्रोड्यूसर्स मोर सीवियर बर्न्स। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों और आपको प्रॉपर रीज़न देना है। ऐसा नहीं कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के चले आए, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं, आप चीज़ों को समझो और एकदम अप टू टॉपिक जो पूछा गया वहीं रीज़न दो और 2 लाइन में दे के काम खत्म करो। बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना होता है। ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें कहानी लिख के आओगे तो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, कराते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलो भाई, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया हुआ है, इसको समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा और इसको समझ गए तो बहुत कुछ चीज़ समझ जाओगे। देखो यहाँ कहता है कि भाई ये ABCDEF का नाम बताना है हमको। क्या बताना है? नाम बताना है। अब देखो हम शुरुआत करते हैं A से। A, देखो A क्या है? आप इधर हीट बढ़ा रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो इधर से इधर जाने के लिए। तो ये देखो सॉलिड से किस में जा रहा है? लिक्विड में जा रहा है। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? फ्यूज़न हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? फ्यूज़न। ठीक, आ जाओ B पे। B देखो लिक्विड से गैस में जा रहा है और आप हीट दे रहे हो, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? वेपोराइजेशन। ये क्या हो गया? वेपोराइजेशन। आ जाओ C पे। C देखो गैस से लिक्विड में आ रहे हो, तो जब गैस से लिक्विड में आते हो तो क्या होता है? कंडेंसेशन। पढ़े थे ना प्रोसेस? तो कंडेंसेशन। चलो D पे आ जाओ। D क्या है? लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो, लिक्विड से सॉलिड में, इसका मतलब सॉलिडिफिकेशन। क्या हो गया? सॉलिडिफिकेशन। अब आ जाओ E। E कहाँ है भाई? अब देखो इधर से इधर जा रहे हो, आप हीट भी दे रहे हो और प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो और सॉलिड से सीधे गैस में जा रहे हो, तो ये क्या होता था? सब्लिमेशन। पढ़े थे? इसका नाम हो गया सब्लिमेशन। और अब हमारा लास्ट जो है वो हमारा क्या है? देखो गैस से आप किधर जा रहे हो? सॉलिड में जा रहे हो और इधर क्या है? इधर डिक्रीज, हीट डिक्रीज कर रहे हो और प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो गैस को प्रेशराइज कर रहे हो, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हम लोग देखे थे, पढ़े थे ना? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन। इसका नाम याद रखिएगा, डीसब्लिमेशन। और इसी को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो कोई भी नाम दे लो। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? टोटल यहीं पे हमारा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं बच्चों तो आप, इसका मतलब है कि आपने चैप्टर को
अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, अभी आप स्टार्टिंग फेज़ में हो तो आप अभी से आदत डालो NCERT के बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने की। हमेशा पेंसिल रखो और पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। जितना आप एक एक वर्ड, एक एक लेटर को अंडरलाइन करो। कुछ भी पेज पे दिया हुआ है, भले आपका फिगर के नीचे उसका नाम दिखा हो वो भी अंडरलाइन करो, इंट्रोडक्शन दिया हो वो भी अंडरलाइन करो, चैप्टर के नाम को भी अंडरलाइन करके पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल वहाँ पे होगा उस टाइम पे। जब आप हाथ और दिमाग एक साथ काम करता है तो कंसंट्रेशन लेवल वहाँ वर्क करता है। और आप ऐसे किताब लेके पढ़ोगे तो पढ़ तो किताब रहे हो, रट रहे हो, लेकिन दिमाग है कहीं और, तो वो आपका फुल फोकस उस टाइम पे वहाँ पे नहीं होता है, जिससे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन जब आप आगे हाथ और दिमाग दोनों साथ चलेगा तो देखेगा आपका कंसंट्रेशन लेवल वहाँ पे होगा, आपका फोकस उसी बुक में होगा, तो जिससे आप समझ पाओगे। एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ो और उसको आंख बंद करके सोचो। जब ये चीज़ करने लगोगे तो आपको फील आने लगेगा, आपको चीज़ समझ में आने लगेंगी। आप उसको इंटरेक्ट करो अपने आसपास की चीज़ों से। देखो साइंस इंटरेक्शन की सब्जेक्ट है, इंटरेक्ट करना सीखो, उसको रिलेट करना सीखो, तभी आप समझ पाओगे। अदरवाइज उसको रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।